नमस्कार। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में भी ये हो क्या रहा है। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें बढ़ चढ़कर दावे करती हैं। मध्य प्रदेश में तो कई बार इस तरह के दावे किए गए, पर रेप की हर नई घटना ने उसके दावों की हवा निकाल दी, पोल खोल दी। ताजा मामला दमोह का है। इससे पहले भी 2 साल पहले दमोह में घटना हुई थी। अगर आप याद करेंगे तो वो घटना आपको समझ में आ जाएगी, वरना आप सर्च करेंगे तो वो घटना फिर आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि समाज में एक विकृति फैल रही है, उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए। हुआ क्या ये भी बता देता हूं। 7 साल की मासूम बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई, हैवानियत की गई और उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके हाथ पैर बांधकर उस मासूम को खेत में फेंक दिया। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 2 दरिंदे पुलिस ने गिरफ्त में भी ले लिए। बेशक आरोपी पकड़े गए हैं, पुलिस की वाहवाही भी होगी और सियासतदानों ने संवेदना भी जता दी। जिनको राजनीति करनी थी उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछ लिया, पुलिस पर भी सवाल उठा दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि लॉकडाउन के दौरान भी अपराधियों के हौसले बुलंद है। आखिर कब तक जुबानी संवेदना हम जताते रहेंगे समाज के अंदर, या हमेशा ऐसा होता रहेगा और हम कहते रहेंगे फांसी दो, कैंडल जलाओ, रैलियां निकालो, मशाल निकालो। सवाल यह है, आपको, हमें और सबको इस सोच को बदलना होगा जो हमारे घर में पनपती है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। एक 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत। हैवानियत जो रूह कांपा दे। मासूम के साथ रेप। रेप के बाद फोड़ दी आंखें। छोटी नातन हमारे पास में आई के बब्बा का लाए, हमने कछू नहीं लाए, हमने वहाँ 20 का नोट दो तो जाजू कछु खाने हो तो खा लेंगे। बाप बेहोश पड़ी। आँखों से खून। आँखों से खून। बता। आँखों से खून और हाथ बंधे 2 ही ऐसी गली थी। फिर बाद में ये लोग गए जे वो रहे, सुबह होश में आ गई है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। अच्छा। इस गुनाह की कोई माफी नहीं। दमोह जिले की हमारी एक बिटिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार हुई है। दोनों दरिंदे पकड़ लिए गए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। संवेदनशील अपराध मानते हुए वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिटिया की पूरी देखरेख और इलाज सरकार करेगी ताकि आगे उस बेटी का भविष्य उज्जवल हो। आँख फोड़ के उसको फेंक देना मरणांतर स्थिति में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कानून व्यवस्था इस लॉकडाउन के समय पे ये बता रही है कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की। ये सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बनते जा रहे हैं, पर ये कानून व्यवस्था पे तो ध्यान दें। इस दरिंदगी को क्या नाम दे? कौन है वो दरिंदे? कब तक खून के आंसू रोएगा मध्य प्रदेश? सवाल यही है कि रहम करो अब मासूम बच्चियों पर, उन बेटियों पर और साथ ही साथ उन पर भी जिन पर आपकी ये निगाहें टिकी रहती हैं। क्यों और कब तक? सवाल यही है। विनय सक्सेना साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता, दोनों सीनियर लीडर हैं। दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले रजनीश जी मैं आप ही से पूछता हूँ, लॉकडाउन के अंदर अगर इस तरह की वारदात होती है तो शायद ये समझ सकते हैं कि भय न बीमारी का है, भय न कानून का है, भय शायद अब किसी चीज़ का बचा ही नहीं। रजनीश जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, शायद रजनीश जी तक आवाज नहीं जा रही है। विनय सक्सेना साहब, आपने मेरी बात पूरी सुनी होगी और मैं शायद यही सवाल आपसे भी करूंगा। मैं बोलूं की बात, मैं अपनी बात रखूं क्या? जी जी, आप रख दीजिए। मेरा आपसे IBC 24 के माध्यम से लोग इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए इतनी दर्दनाक और रूंगे कर देने वाली घटना है, जिसने इस समय लॉकडाउन में जो लोग घरों बैठे हैं और टीवी चैनल्स को देख रहे हैं आपके, उन सबकी रूह को कपा दिया है। जी। और लगातार दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ रही है, समाज में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये विषय नहीं है कि इस पे कोई राजनीति की जाए, लेकिन कुछ प्रश्न मेरे सामने हैं जो मेरे दिमाग में है और प्रदेश की आम जनता के दिमाग में। अभी मैं 1 घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने लाइव सुन रहा। उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रदेश मेरा मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूं और ये जो भगवान मेरी जनता है। मेरा आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीति बिल्कुल ना करें इस विषय पे, कोई हम भी ना करें, आप भी ना। लेकिन हम मध्य प्रदेश की जनता को कब बता पाएंगे कि हमारी जो पुलिस कार्य प्रणाली है, पुलिस की जो संख्या बल है वो इतनी नहीं है कि हम हर जगह उसको पहुंचा सके। और हम ये फैंटेसी की दुनिया क्यों दिखाते हैं कि जैसे मामा जी की जो निगाह है हर भांजी के ऊपर है? क्यों नहीं हम बताते कि हम लोग जैसे लॉकडाउन में हम बता रहे कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, प्रदेश की जनता को वास्तविकता से रूबरू हम क्यों नहीं कराते? जनप्रतिनिधि लोग, नेता लोग हमेशा उनको ये आश्वस्त करते हैं कि आप मेरी भांजी हो, आपको बिल्कुल खुला, आपको स्वच्छंद वो मिला हुआ है। 7 साल की बच्ची अपने गांव में सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा निंदाजनक बात है जो एक आम आदमी महसूस कर रहा है कि अगर उसी समय सर्चिंग हो गई होती, तत्काल जब रिपोर्ट FIR हुई, गांव में जो है एक बड़ी एकजुटता का माहौल रहता है। अगर ये सूचना गांव वालों को तत्काल दे के और वहां के जो ग्राम सेवक से लेकर सबको एक्टिव किया जाता, तो कुछ ही बिल्डिंग होती जहां पे वो इस तरह सुनसान माहौल में होती, तो तत्काल उस पर पकड़ लिया जाता। लेकिन शायद पुलिस ये भूल गई कि ये 7 साल की बच्ची जिसके प्रति हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है, हम सब जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा ही कहते हैं कि मेरी भांजियों की जिम्मेदारी मिली, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुखिया की जो खुद की भांजी है और एक आम आदमी की जो लड़की और बिटिया और भांजी है, क्या उनके पास सुरक्षा की व्यवस्था और जिम्मेदारियां एक सी? क्या वो एक साथ उनके साथ सुरक्षा बल उपलब्ध रहता है? तो फिर हम ये दुनिया दिखाते क्यों है, जो मायावी दुनिया हमको दिखा के लोगों को सपने दिखा देते? ये मेरा मानना है कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को हमको वास्तविक स्वरूप बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास कितने संसाधन है, कितनी पुलिस बल है, कितने नागरिकों के ऊपर पुलिस बल है और शाम को हमको सुरक्षित। चलिए, आपने ये नहीं कहा कि समाज की सोच भी बदलनी चाहिए विनय सक्सेना साहब, आपने ये नहीं कहा कि कि हमें अपने घरों से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आपने कहा मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन शुरुआत भी राजनीति से कर दी आपने। चलिए, मैं रजनीश जी के पास जाता हूं। रजनीश जी, मैं आऊंगा आपके पास और समय है अपने पास। रजनीश जी, मैंने जब विनय सक्सेना साहब से सवाल किया, उन्होंने बड़े सधे हुए अंदाज में, बड़े सधे हुए लहजे में उन्होंने बात की और लगभग 30 सेकंड तक वो अपनी बात को सीधा ले गए, लेकिन उसके बाद घुमा दिया आपकी पार्टी पर, आपके मुख्यमंत्री पर, आपकी पुलिस पर। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं जो समाज में घटती हैं कोई पहली और आखिरी नहीं है, क्षमा करिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए कारणों को जब तक हर एक से विचार नहीं होगा और तेजी से तत्परता से कार्रवाई नहीं होगी और हम सरकारों पर बिल फाड़ने लगेंगे। मैं विपक्ष में भी था 1 महीने पहले मेरी पार्टी में, और मैं इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के नाते भी अपनी हिस्सेदारी करता था। और तब जो शब्द मेरे होते थे आज भी वही शब्द मेरे हैं। मैं आरोपियों को पकड़े जाने पर उनके राजनीतिक कलर नहीं देखता, सगे संबंधियों के फूफा के काका का चाचा का फलाना बीजेपी से जुड़ा था या कांग्रेस से जुड़ा था, सवाल ये नहीं है। आज जब तेजी से अपराध गिर रहे हैं, सामाजिक विकृति, मानसिक विकृति से पैदा हुए अपराध हो या संगठित अपराध हो, लॉकडाउन के कारण तेजी से गिरे हैं, तब ऐसे किसी बस्ती मोहल्ला परिवार में इस प्रकार की शर्मनाक दर्दनाक घटना है, भीभत्स घटना है कि सुनने में भी आपका मन विचलित हो जाए। अगर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो अगर हम पिन पॉइंटेड वार नहीं करेंगे और वहां प्रहार नहीं करेंगे जहां करने की आवश्यकता है सबको मिलकर, तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। डिबेट हो सकती है लेकिन इसका समाधान नहीं हो सकता। और लंबे समय से इसीलिए सामाजिक स्तर पर भी प्रयास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों को जगाने, वेट टच जो है उसके बारे में अवेयर करने की, तमाम प्रकार के दूसरे मामलों में अवेयर करने की बात इस पिछले सरकारों में हुई है। आने वाले महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आई है। मैं एक सर्वे आपको बताना चाह रहा था। एक महत्वपूर्ण बात ये कि इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा घरेलू
और नाबालिग बच्चों पर जो प्रताड़ना हुई है या नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत चीज़ें हुई हैं उसकी शिकायत सबसे ज़्यादा हुई है। आप सोच लीजिए कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह की चीज़, यानी कि हमारे समाज में सबसे पहले हम इस लॉकडाउन के दौरान ये समझ गए हैं कि हमारी स्वास्थ्य और सबसे पहले हमारे बच्चों की रक्षा हमें ये ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये घटनाएं, कम से कम इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि ना तो हम अभी सुधरे हैं ना आगे सुधरने की गुंजाइश है, क्योंकि आपने एक पहली चीज से शुरुआत की थी कि ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। लेकिन मैं कम से कम यहां बैठे बैठे ये कोशिश करना चाहूंगा कि मुझे अगली बार कम से कम इस तरह के विषय पर डिबेट ना करनी पड़े। देखिए, बिल्कुल ना करनी पड़े, अच्छा नहीं लगता। कई बार सुबह सुबह इस प्रकार की घटनाएं, आज मुझे हर बार की तरह सुबह सुबह इसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना पड़ी। तो वो किस प्रकार का कि जब आप स्नान और पूजा से भी निवृत्त ना हो और इस प्रकार की दर्दनाक सर्वनाक घटना सुनने को मिले तो आपका मन विचलित हो जाएगा। और सुनने मात्र की बात कर रहा हूं, जिनके साथ में घटी, जिस परिवार में घटी, उसके हाल क्या होंगे आप एहसास कर सकते हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा की, और वो इसलिए उजागर हुए हैं क्योंकि तमाम प्रकार की जो टोल फ्री नंबर हैं उन पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, दूसरी नंबर से उस पर कंप्लेंट कर, इसलिए ये उजागर हुए हैं। कई तो जो उजागर नहीं हुए उनके पता ही नहीं है। इसलिए बिना किसी हम विचार किए हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से समाधान नहीं होगा। हाँ, अगर पुलिस की कोई हीला हवाली है, अगर प्रशासन की कोई हीला हवाली है, आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए। विनय सक्सेना साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने बात शुरू की थी बहुत ही सदे हुए अंदाज में, मैंने पहले भी कहा, लेकिन आपने ये कहा कि इसमें मुख्यमंत्री को भी आगे आना होगा। मैं मानता हूं आपकी बात को। उन्होंने कहा भी कि बच्ची की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब कमलनाथ सरकार थी तब भी ऐसी घटनाएं हुई थी। मैं इसमें कोई राजनीति से इनकार, राजनीति करने के लिए या राजनीति टिप्पणी के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जरा मुझे बता दीजिए कि पुलिस पर भी सवाल उठाना, जब पुलिस कहीं और लगी हुई है, एक पुलिस में जब 5 से 7, 8, 10 जवान हैं, कहां कहां, कितना बड़ा क्षेत्र है, कैसे, क्या हर एक शख्स के पीछे पुलिस लगा दी जाए? क्यों ना हमें समाज के अंदर से ही इस चीज को बाहर निकालें? देखिए, 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि जब पुलिस को ये बात की एफआईआर हुई, जानकारी मिल गई, तो गांव का एक बड़ा एकजुटता का माहौल होता है। अगर उसमें कुछ लोगों का सहयोग लेके खाली जो बिल्डिंग्स थी वहां पे सर्चिंग हो गई होती अगले 2 घंटे के अंदर संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ। और सुन लीजिए, लॉकडाउन के समय तो आपको खाली सड़कें मिल रही हैं, सुनसान जगह की तत्काल जांच हो जाती। अगर पुलिस तत्काल सर्चिंग कर देती गांव वाले कुछ लोगों को लेके, जो जिम्मेदार लोग हैं, टॉर्च लेके रात को 2 घंटे का सघन अभियान चल गया होता, तो मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी ईश्वर है, उसको पता है कहां कौन मिल जाएगा, लेकिन प्रयास तो होने चाहिए ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आलोचनात्मक नहीं कह रहा हूँ, एक रवैये को बदलने की बात कह रहा हूँ। जिस तरह से रवैया, जैसे जबलपुर में एक किसान की घर से लाकर रास्ते में मार के, लाठी मार के जब जान ले लेते हैं, कुछ ऐसी घटना है जो पूरी पुलिस पे नहीं, लेकिन पुलिस पे भी ऐसे लोग कुछ होते हैं जो गलतियां कर जाते हैं। इन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस वक्त संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हमारी पुलिस से बहुत अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गलतियों से सबक लेने की जरूरत भी है। एक बात मैं आपसे विनय सक्सेना साहब, हम लोग पुलिस पर, मैं फिलहाल इस मामले से पुलिस को तो जरूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि लगभग 7 से 8 घंटे मान के चलिए कि वो लगातार सघन चेकिंग भी करती रही, लगातार पूछती भी रही। हालांकि रात के बाद से लेकर अभी तक उसे ढूंढते रहे थे, कोशिश पूरी करते रहे थे। सवाल यह है कि वो दरिंदे पुलिस गिरफ्त में है, फरार नहीं है। मैं आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, और दरिंदे हमने पकड़ लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पुलिस पे आरोप ना लगा के एक सुझाव, एक आम जनता के मन में ये है कि अगर अगले, जब ये एफआईआर हुई, सूचना तंत्र अगर एक्टिव हो गया होता है, जैसे हमारी पूरी पुलिस एक्टिव है इस समय, हर गली मोहल्ले में हमारा स्टाफ लगा हुआ है, पूरी संजीदगी के साथ लगा हुआ है, अगर 2 घंटे के अंदर सघन जांच हो गई होती उस पूरे क्षेत्र की, क्योंकि जो बच्ची मिली है वो उसी थाना अंतर्गत क्षेत्र में मिली, उसको कोई बाहर नहीं ले जा पाया। चलिए सर, घटना तो हो गई, घटना के बाद उसकी चीरफाड़ जितनी की जाए उतनी कम होगी। अग्रवाल साहब हमारे साथ बने हुए। रजनीश जी, एक सवाल मैं करूंगा, कुछ धर्म के ठेकेदार जुड़ जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो इस तरह की हरकत होती है, लड़कियों को रात में इस समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धर्म नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, महिलाओं को ऐसा नहीं घूमना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं घूमना चाहिए। मैं कम से कम उन धर्म के ठेकेदारों को तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब ये सब बंद करके और सोच बदलिए और सोच बदलने की कोशिश कीजिए।
नहीं, आप सही कह रहे हैं। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, वास्तव में धर्म के ठेकेदार नहीं होते, ये केवल खुद की दुकान चलाने वाले लोग होते हैं, सनसनी फैला के तमाम प्रकार का बतंडा खड़ा करने वाले लोग होते हैं। देखिए, बलात्कार की घटनाओं पर, चाहे मासूम बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं हों, चाहे प्रौढ़ औरतों के साथ में हो, इनको लेकर तमाम प्रकार के जो जानकार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, विधाओं के जानकार हैं, उन्होंने कई रिपोर्ट्स दी हैं, उस पर तेजी से काम हुए हैं। काम और अधिक होने की जरूरत है। भगवान के लिए पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकारों पर बिल फाड़ना बंद कीजिए। ये समस्या का हल नहीं है। जो अभी मुझे नहीं पता कौन साहब बोल रहे थे, मैं तो केवल आवाज सुनाई दे रही है। विनय सक्सेना जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। जी जी जी, धन्यवाद। तो वो सक्सेना साहब, कमलनाथ जी का शासन था, इसी राजधानी में एक घटना घटी थी, उसी पड़ोस में खाली मकान था, वहां बच्चे को जला दिया गया था, पता नहीं चला था। पुलिस सब दूर सर्चिंग करती रही थी, अलग अलग पार्टी सर्चिंग करती रही थी। तो हम इस बहस में ना उलझें। सवाल है कि हमें समाज के नाते, परिवार के नाते जागरूक होना होगा। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर दोहराता हूं, अगर 125 करोड़ की जनता में लॉकडाउन है तो पुलिस के कारण नहीं है, प्रशासन के कारण नहीं है। इसलिए है क्योंकि ये समाज संयमित है, ये समाज आत्मानुशासन में रहना चाहता है। नहीं तो अमेरिका, इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के हाल देखे हैं आपने किस प्रकार हुए। ये हम में वो जिजीविषा है, हम में वो इच्छा शक्ति, इसलिए आत्मसंयम से हम आगे बढ़ के रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में भी उन दरिंदगों की पहचान हमें अपने स्तर पर करना होगी, अपने परिवार के स्तर पर भी करना होगी। जितनी चिंता बेटी की होती है उतनी चिंता बेटों की भी करना होगी कि हरकत कौन सी कर रहे हैं। आदमियों की भी करना होगी कि कौन सा वैसीपन उनके दिमाग में पल रहा है। और रोकने टोकने की जब तक बात नहीं होगी कि मुझे क्या मतलब, मुझे क्या सरोकार, कौन नुक्कड़ पर दारू पी के खड़ा है या क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना, तो मुझे लगता है इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, सज्जन शक्ति खड़ी नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर बहुत तेजी से अंकुश, कानून अपना काम कर देगा। लेकिन हद क्या मिला। लेकिन सर, मैं रजनी जी इससे पहले फेसबुक लाइव पे जुड़ा था, इस शो से पहले जब मैं जुड़ा था, लगभग 4-5 मिनट शो से पहले, तब आप सोचिए कि लोग तेलंगाना का उदाहरण देने लगे थे, हैदराबाद का उदाहरण देने लगे थे। वो कहने लगे थे कि सीधा फांसी दो, चौराहे पर लटका दो। और जब आप भी समझते हैं कि समाज के अंदर जब इस तरह की सोच निकल कर आती है और वो भीड़ तंत्र का रूप ले लेती है, और वो भीड़ तंत्र ये नहीं देखती कि वाकई कोई बच्चा चोर है या किसी ने रेप किया है या नहीं किया है। कई लोग, आप देखिए कि कई लोग इस भीड़ तंत्र के हाथों उसकी भेंट चढ़ गए हैं। इस पूरी विकृति से समाज में एक नई विकृति भी जन्म लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक व्यवस्था, नियम, कानून, संविधान, मर्यादा, इनसे हम नहीं समाधान पाएंगे। हमारे यहाँ तो परिवार की व्यवस्था है, इतनी मजबूत व्यवस्था है कि इसको हम और सशक्त बनाएं, परिवार की व्यवस्था को, बस्ती, मोहल्ला, सज्जन शक्ति, सभ्य समाज के नाते हम पहरेदार बने। और उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने संस्कार हैं, उन्हें और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कुछ टेक्निकल पहलू भी हैं, इनको भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि विनय सक्सेना जी ने कुछ मजबूत बातें भी कही थी, मैं उसको भी यहाँ ध्यान में लाऊंगा। एक तो फोर्स हमें जरूर बढ़ाना होगा। और मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, शायद इसको राजनीतिक टिप्पणी की तरफ मत ले जाइएगा रजनीश जी। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि घरों से बाहर निकलिए क्योंकि एक वैश्विक महामारी थी और लोगों के लिए खतरा था, तो ऐसे लोग भी समाज के लिए खतरा है कि आप दिए जलाइए, लोगों ने दिए जलाए, आप घर के बाहर आइए, आप थाली बजाइए, घंटी बजाइए। एक मैसेज सरकार की तरफ से आ सकता है क्या कि अगर इस तरह के दरिंदे, इस तरह की हैवानियत करने वाले लोग अगर आपको कहीं भी दिखते हैं, आप शिकायत कीजिए, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगी और ऑन द स्पॉट वही फैसला, आगे इस तरह के कानून बने। बिल्कुल है, लगातार है। प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले से कई बार कहा है, जो मैंने पहले कहा, कि आप बेटों की भी निगरानी कीजिए, आप पुरुषों की भी निगरानी कीजिए जो इस प्रकार के अगर व्यवहार रखते हैं, चरित्र रखते हैं, संदिग्ध परिस्थिति में है। जब आप रोक टोक जो बेटियों के लिए लगाते हैं, जो आप जिस बात की आप धर्म के ठेकेदारों की बात कर रहे थे, वो पुरुषों के लिए भी क्यों नहीं। इसलिए तमाम उपाय हैं, लेकिन उन उपाय के साथ साथ में सभी बाकी उपाय भी करना होंगे। मैंने कहा तमाम एनजीओज की रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस हैं, तमाम उपाय पर के दिमाग में ना तो वो रिपोर्ट घुसती है सर, ना ये उसको सुनना समझना चाहते और सामाजिक कर्ता धर्ताओं को। विनय सक्सेना साहब भी जुड़े सर, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूं। विनय जी, काम करते हैं, विनय जी, उनकी भी क्या लगता है कि अब दोबारा ये घटना ना हो, दोबारा हम इस विषय पर बात ना करें, दोबारा मध्य प्रदेश के अंदर जिसे हम शांति का टापू कहते हैं, कम से कम इसे शांति की ओर ले जाएं,
एक महामारी से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर ये एक महामारी भी है, इसे भी खत्म करना जरूरी है। विनय जी, मेरा बिल्कुल मानना है, ईश्वर करे कि भविष्य में कोई भी घटना मध्य प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में ना हो। और ये जो अपन समाज की जागरूकता की बात करें, वाकई में आवश्यक है। मैं इस तरह से रजनीश भाई की इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, हम हर व्यक्ति को अपनी बात को नहीं समझा पाएंगे। हर गांव जो है, अगर ये प्रण नहीं लेगा कि हर बच्ची जो है हमारी खुद की बच्ची है, अब अपने घर की बच्ची को तो अपनी बिटिया और बहन मानते हैं, और मोहल्ले और गांव पड़ोस की महिलाओं के बारे में अपनी सोच नहीं जब तक आप बदलेंगे, जब तक ये विकृति मेरे को नहीं लगता बदलेगी। मेरा ये भी मानना है कि जो समाज में एक सभ्य समाज में एक आवश्यकता जो है, माननीय, अब मैं आपके माध्यम से IBC के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या अभी आजकल जो फेसबुक, सोशल मीडिया में जिस तरह से आजकल जो अश्लील पिक्चरों का एक प्रसारण चालू हो गया है, ये सब भी समाज में कहीं ना कहीं विकृति के रूप में शुरू हो रहा है। जब बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे फेसबुक पे हैं, ये सब चीजों को भी कहीं ना कहीं मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या इन सब पे भी रोक नहीं लगना चाहिए? एक छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, और ये सब देख के जो विकृतियां होती है, ये मैं सही कहना चाहता हूँ, समाज में हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की जो छूट मिली हुई है, इस पे भी कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। MP में भी मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार जो रैप के मामले में नंबर 5 पे है आज मध्य प्रदेश, ये संख्या, मैं तो आपने कहा कि ये घटना हो ही ना, मैं तो चाहता हूँ मध्य प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में घटना नहीं होना चाहिए। ये विषय बिल्कुल राजनीति का नहीं। चलिए सर, बिल्कुल ये विषय राजनीति का नहीं है, और मैं ये भी कहना ना ही मैं उस डिबेट को उस तरफ ले गया कि उसमें चिल्ला चोट की जाए। मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं रजनीश जी की सरकार से सवाल पूछूं, सवाल तो मैं पूछता ही हूं, लेकिन शायद मैं नहीं समझता कि इस विषय पर किसी भी बहस की अब ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ यही करना है, खुद को समझना है, लोगों को समझाना है, जो रिपोर्ट्स NGOs की आई हैं उसको समझते हुए समाज में काम करना है। और कम से कम मेरा निवेदन यही है कि आगे इस तरह की खबर पर मुझे खुद को डिबेट ना करना पड़े, ना इस तरह के विषय पर विनय जी आपको बैठना पड़े, रजनीश जी आपको या किसी और प्रवक्ता को बैठना पड़े। 7 साल की मासूम थी, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उसकी तबीयत ठीक हो और आगे से इस तरह की घटना ना हो, और इन दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा हो। यही मांग पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय सक्सेना साहब, रजनीश जी आपका भी धन्यवाद।